रखेंगे। दम देखकर होगी वापसी। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां तेज हैं। पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़े बड़े नेताओं की घर वापसी को लेकर रोडमैप बनाया गया है। समिति के संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ऐसे सभी बड़े नेताओं के नामों पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी और पार्टी की स्थानीय इकाई से फीडबैक लिया जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि समिति एक एक नाम पर समीक्षा करेगी, गुण दोष मेरिट के आधार पर रिपोर्ट बनाकर प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेगी। समिति इस बात का भी ध्यान रखेगी कि अमुक नेता को पार्टी से जोड़ने से जनता में क्या संदेश जाएगा। लेकिन आखिर इस पूरी कवायद के पीछे, इस बयान के पीछे मायने क्या है, खंगालते हैं, चलिए। और देखिए मेरे साथ जो इस वक्त गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुछ देर में बीजेपी के गेस्ट भी मेरे साथ जुड़ेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर, और उम्मीद करता हूं कि कुछ ही देर में मैं एक और गेस्ट का स्वागत करूंगा। आरसी साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। आरसी साहब, तमाम झंझावतों, तमाम संघर्षों के बीच इस बात से आपकी पार्टी को तसल्ली तो मिलती होगी कि विपक्ष में भी ऑल इज नॉट वेल। स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं आपको पुनः शुभकामना देना चाहूंगा कि लंबे समय के बाद में न्यूज 18 राजस्थान की एक सख्त आवाज हमसे प्रश्न पूछ रही है। चलिए, शुक्रिया। हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और लोकतंत्र विपक्ष के बिना कभी पूरा नहीं होता। और राजस्थान के अंदर राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका दी, और जब विपक्ष सशक्त होता है तो सरकार की और गवर्नेंस के अंदर उसकी सफलताएं और बढ़ जाती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही, इस बात का हमें दुख है। अगर वो सख्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करती तो राजस्थान की जनता को और ज्यादा फायदा होता। इसलिए हमें खुशी नहीं, हमें दुख है इस बात का। नहीं, पर देखिए, अब और जो घटना हो रही है, लंबे समय से प्रवक्ता और आपकी राजनीतिक समझ इतनी है कि आप मेरे सवाल का इशारा ना समझें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं तो ये कह रहा हूं ना, इस बात से आपको तसल्ली मिलती होगी कि ठीक है, हमारा घर भले कांच का है, उनका भी तो है। स्वप्निल, मैं कहना चाहूंगा कि कांच का घर होना और कांच में भी टफन का गिलास होना जो दूसरों को नुकसान ना करे, दोनों में बहुत फर्क है। आधुनिक युग है। चलिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे में कुछ मुद्दे हो सकते हैं, हमारे बीच में किसी एक काम के लिए करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, विचार, उसकी प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है, लेकिन राजस्थान की जनता के प्रति प्रतिबद्धता है। ये हम में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क महसूस करता हूं। आज आपने जिस बात का जिक्र किया, बेहतर यह होता कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता टकटके लगाए हुए आपके चैनल पे जो देख रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से उनके प्रवक्ता संतुष्ट कर पाते और इस भंवर जाल से बाहर निकाल पाते और निकाल पाएंगे, ये मैं उनको अवसर दूंगा कि वो निकालें। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी छोटा सा मैं जोड़ना चाहता हूं अब तक की चर्चा में। आरसी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि चलिए ठीक है, इस बात में आप तसल्ली खोजें या न खोजें, लेकिन क्या इस बात का कोई डर कि आपके जाएंगे तो ऐसे ही ले लेंगे बिना किसी प्रोसेस के? समझ रहे हैं ना आप? देखिए, किसी भी राजनीतिक दल के अंदर दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। एक तो जो राजनीतिक दल है उसके प्रति उसकी विचार की प्रतिबद्धता, ठीक है, और दूसरी उसकी जनता में स्वीकार्यता। दोनों ही चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। ये दोनों चीजें इसलिए है कि जनता के बीच में अगर उस नेता को भेजना है तो उसकी स्वीकार्यता जनता के प्रति होनी चाहिए, और संगठन में अगर उसकी सेवा लेनी है तो उसकी विचार के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तय करे कि अपने जो खोए हुए लाल हैं, ठीक है, ठीक है, उनको अपना लाल मानती है या नहीं मानती है, उनका उनके वही बात मैंने कहा कि उनके जो खोए हुए लाल हैं उनके लिए तो वो एक प्रोसेस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी लाल को खो दिया तो वो डायरेक्ट उसमें एंट्री ले जाएगा, उसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है फिलहाल। और ऐसा आपके साथ कई जगहों, कई स्टेट्स में हो चुका है। आरसी साहब, मैं आगे आपके पास आऊंगा। मिथिलेश जैमिनी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मिथिलेश जी, देखिए क्या है कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा तो उसे भूला ही कहेंगे, बल्कि दरवाजा खटखटाते ही एक बार पूछेंगे, पहले आजू बाजू खंगाल लो, तुम सही घर पे आए हो?
देखिए स्वप्निल जी, ये जो सियासी चाल चल रही है बीजेपी में, ये उचित नहीं है, क्योंकि देवी सिंह भाटी उनके पुत्र सांसद रहे हैं और उनकी पुत्रवधू आज भी भाजपा की कार्यकर्ता है और वो चुनाव हारी। मूल बात पे अगर हम जाएं तो विश्वनाथ मेघवाल और बिहारी बिश्नोई और जो देवी सिंह भाटी की जो पुत्रवधू है उनको हराने में कहीं न कहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का नाम रहा है उस समय की रिपोर्ट। ठीक है, करेक्ट है। अब आप दूध की रखवाली बिल्ली को सौंप रहे हैं। अगर अर्जुन मेघवाल ही तय करेगा कि आएगा कि नहीं आएंगे, तो ये तो पहले दिन ही तय हो गया कि आप उनको मानसिक संताप देना चाहते हैं। ये तो तय हो गया ना। अब आप दूसरी तरफ आप जगत प्रकाश नड्डा जी का बयान सुनिए, वो बार बार कह रहे हैं कि कोई भी आदमी हम पार्टी का परिवार का विस्तार करना चाहते हैं, कोई भी एक मिस कॉल करके बीजेपी से जुड़ सकता है। तब वो मिस कॉल करके जुड़ सकता है। प्रेम कुमार खांडू जा सकता है, हेमंत बिस्वा शर्मा जा सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा सकते हैं, वहां तक क्यों जाना? प्रदेश में आ जाते हैं, घनश्याम तिवारी भी तो जा सकते हैं। देखिए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जो कोई भी पीएम में निष्ठा रखेगा उसे हम पार्टी में लेंगे। घनश्याम तिवारी ने मोदी और शाह दोनों को अपने निशाने पर लिया, कांग्रेस में चले गए, आए कहां कोई कमेटी बनी? बिल्कुल नहीं बनी ना। तो मैं यही तो कह रहा हूं कि ये जो भाजपा में सत्ता की सुगबुगाहट हो रही है, अगर हम वसुंधरा राजे जी का दौरा देख लें, वो आमेर जाती है तो सतीश पूनिया अपने मंडल प्रतिनिधियों को कहते हैं कि वहां जाइए, लेकिन चोमू में आज गई है तो रामलाल शर्मा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो नदारद रहे हैं। और रींगस में जो वसुंधरा राजे ने जो बयान दिया है वो बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय संघर्ष करने का है, कांग्रेस और भाजपा को संघर्ष करना है और आपको देखना है किसके साथ जाना है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीजेपी के साथ जाना है। तो ये जनता भी समझ रही है कि ये देव दर्शन के साथ जो राजनीतिक परिपृष्ठ बनाया जा रहा है वो आने वाले साल में क्या रंग खिलाएगा। ठीक है, तो भाजपा को इन तमाम चीजों पर सोचना होगा। ठीक है। मेरे साथ अब बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत करता हूं मुकेश पारीक जी आपका इस चर्चा में। मुकेश पारीक जी, सुबह का भूला अगर शाम को घर में आएगा तो उसे आप भूला ही कहेंगे कुछ समय तक के लिए। क्यों घनश्याम तिवारी भूले क्यों नहीं थे? उन्होंने तो पीएम मोदी में निष्ठा भी नहीं जताई थी, पहले कांग्रेस में भी चले गए थे, फिर लौट आए, तब कौन सी कमेटी बनी थी? कोई सी नहीं, फिर इसी बार क्यों? देखिए, ये इसके आप राजनीतिक मायने हैं और कोई कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ये सामान्य सी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए जनाधार वाले और अन्य कई नेता आज भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। नेताओं को अपना भविष्य भारतीय जनता पार्टी में ही नजर आ रहा है। अब चूंकि पहले आए हैं, आपका ये बिल्कुल सही है कि लोग आते रहे हैं, पहले भी आए हैं, लेकिन अब जब इतने एक साथ इतनी मात्रा में जब लोग आ रहे हैं तो एक सामान्य सी बात है कि ये कमेटी तो फिर एक बात बताइए मुकेश पारीक जी, फिर एक बात बताइए। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहिए। चलिए, मैं कोई राजनीतिक मायने नहीं निकालता, आपने जो कहा उसी से जुड़ा सवाल पूछ लेता हूं। आपने जो कहा उसके हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी दूध की जली है इसलिए छाछ फूंक कर पी रही है? और अगर दूध की जली है तो किस दूध ने कितना झुलसाया? देखिए, ये एक आपकी ओपिनियन हो सकती है, आप ये सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। जब मैंने आपको कहा कि बहुत सारे नेता जब पार्टी में आना चाहते हैं, आने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, तो एक निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका एक सिस्टम बनाना पड़ेगा और उसी के अंतर्गत एक सामान्य सा एक ये गठित किया गया है कि ऐसा हो और उसके बाद पार्टी में जो नेता आना चाहते हैं उनकी एंट्री हो। इससे ज्यादा इसका और कोई तो फिर एक बात बताइए ना, ये तो आप ही की पार्टी है ना जो मिस कॉल पे कार्यकर्ता बना लेती थी। बिल्कुल, कार्यकर्ता तो क्या उस मिस कॉल के बीच में नेटवर्क की लाइन में कोई बैठा होता था आपका जो जांच परख लेता था कि वो सही होगा? नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लीजिए। आप जो स्थापित नेता है, जो जनाधार वाले नेता हैं, जो अन्य पार्टियों में गए हैं या जो हमारी पार्टी छोड़ के गए हैं या अन्य पार्टी को छोड़ के हमारे में आना चाहते हैं, ये बात हम उनकी कर रहे हैं। आप भी प्राथमिक सदस्य, आज भी हमारा ऑनलाइन कोई भी बन सकता है। प्राथमिक सदस्य के लिए कहीं कोई कमेटी, अरे भाई, तो इसीलिए मैंने घनश्याम तिवारी जी का नाम लिया ना, तब क्या कोई कमेटी बनी थी क्या? देखिए, दो बयान है। पहला बयान तो आपकी तरफ से ये दिया गया है कि जो पीएम मोदी में निष्ठा रखता होगा। घनश्याम तिवारी ने पीएम मोदी के अगेंस्ट भी बोला था और अमित शाह के अगेंस्ट भी बोला था, बिना कमेटी के वापस आए ना। तो घनश्याम तिवारी और अन्य चेहरों में क्या डिफरेंस है सिवाय इसके कि दोनों के लीडर अलग अलग है? देखिए, उस समय कोई कमेटी नहीं बनी थी। उस समय कमेटी नहीं बनी थी। उनकी हमारे नेताओं से बात हुई होगी निश्चित रूप से, और नेताओं ने बात करके निर्णय लिया होगा। जो भी हमारा नेतृत्व है, चाहे हमारा केंद्रीय नेतृत्व है,
आपस में निश्चित रूप से तय किया होगा कि अब इनको ले लेना चाहिए। ठीक तो है। इस हिसाब से अब वो कमेटी बना दी, क्योंकि संख्या ज्यादा है। अब चूंकि आने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो निश्चित रूप से उसको इस प्रकार से उसको कमेटी ठीक बना है, के उसका ठीक है, गठन किया। ठीक है। मैं आरसी साहब आगे आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बार और मैं मिथिलेश जी के पास जाना चाह रहा हूं। दरअसल मैंने पहली बार किसी डिबेट में मिथिलेश जी को इतनी बार मुस्कुराते देखा है जितना आज देख रहा हूं। मिथिलेश जी, क्या कारण है? मैं स्वप्निल जी ये कह रहा हूं कि भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। किरोड़ीलाल मीणा जी को लिया, चुपचाप ले लिया, जिन्होंने और वो सम्मान पूरा देने- संगठन चलाने की कोशिश की थी, तीसरा धड़ा बनाने की कोशिश की थी। हाँ, फिर भी ले लिया ना। और उस हनुमान बेनीवाल को, जिसको हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा जी के खिलाफ बयान दिया, पार्टी से निकाला। और जब उन्हें लगा कि लोकसभा चुनाव में हमारे 4-5 सीटों पर रायता ढुल सकता है, तो तुरंत उनसे समझौता कर लिया। तो ये गरज पावनी है। जब गरज निकल जाती है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन अब इनको लग रहा है कि मुझे एक बात बताइए, क्या वसुंधरा राजे या वसुंधरा राजे के गुट के जो भी चेहरे हैं वो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने का संदेश दे भी रहे हैं? अगर वो संदेश दे ही नहीं पा रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे, तो ऐसे में पार्टी तो स्वतंत्र है ना इस तरह के निर्णयों के लिए। देखिए स्वप्निल जी, वसुंधरा जी के साथ जो लोग हैं, राजकुमार रिणवा, पवन बंसल, जी सुभाष महरिया, देवी सिंह भाटी, ये भाजपा के ही तो हैं। सुरेंद्र गोयल, ये मंत्री रहे हुए लोग हैं। अब उनमें क्या बदबू आ रही है? क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर कल सत्ता में आए तो जो संख्या बल का आधार कांग्रेस में हुआ है, ठीक है, जो मेहनत की सचिन पायलट ने और सिर पर ताज किसी और लग गया, वैसे ही लग रहा है कि सिर पर ताज किसी और के लग जाए। यही डर के मारे कमेटियां बनाई जा रही है, और कोई कारण नहीं है डर का। मूल कारण यही है कि सिर पर ताज किसके लगेगा अगर राज आ गया तो। दूसरा, सचिन पायलट कौन बनेगा बीजेपी में, वो डर लग रहा है, इसीलिए वसुंधरा जी को। लेकिन एक इनडायरेक्ट बेनिफिट, जहां मैं बैठा हूं वहां से मुझे एक इनडायरेक्ट बेनिफिट तो नजर आता है। पता नहीं आम जनता इसको इस इनडायरेक्ट बेनिफिट के रूप में देखेगी कि नहीं, कि ये कि एक बार अनुशासनहीनता हुई थी, हम नहीं बर्दाश्त कर रहे, हम नहीं करेंगे, हमें नहीं करना, हमें करना ही नहीं। हमारे भविष्य को देखते हुए फिलहाल आपकी अनुशासनहीनता हमें पसंद नहीं और हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करने का मैसेज कभी कांग्रेस दे पाती है? आरसी साहब, क्या कभी कांग्रेस ये मैसेज दे पाती है कि अनुशासनहीनता हुई है तो उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसे रखेंगे भी नहीं आगे कभी भी? हालांकि आप जो भी जवाब देंगे, विश्वास मानिए अभी हाल ही के दिनों में हम उस अनुशासनहीनता का एक और एपिसोड देख रहे हैं। स्वप्निल, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अपनी पार्टी को नहीं बचा पाए, जो रुख नहीं बचा पाए उनका, उसको आपने एक सरल लहजे में एक अच्छे तरीके से आपने एक बचाने का प्रयास किया। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की 120 सीटों के साथ में सरकार बनाई और दूसरी बार 163 की सीटें लेके आई। और जमीनी जी ने ठीक कहा था कि एक पैरेलल में संगठन खड़ा करके जिस किरोड़ी सिंह बेहस्ता ने उसकी सरकार को अपदस्थ करने का काम किया था, उसको भी औने पौने आधी रात को उन्हें वापस ले लिया था। ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र और दोगलापन देख के बड़ा दुख होता है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि अमित शाह और मोदी ही हमारे चेहरे हैं, जेपी नड्डा गौण हो जाते हैं पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष, और राजस्थान के अंदर जो प्रभारी हैं अरुण जी, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो भी कोई एंट्री करेगा वो सतीश पूनिया जी के द्वारा ही कर पाएगा, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। यहाँ पे अगर जनाधार के आधार पे या लोकप्रियता के आधार पे देखें, वसुंधरा राजे ने जिस प्रकार से हमारे विपक्ष की सोच की नेता है, लेकिन बीकानेर के अंदर जो जनसैलाब उमड़ा और जहां पे देवी सिंह भाटी को जो पार्टी की सदस्यता दिलानी थी, उस पे जेमिनी जी की बात बड़ी सटीक बैठती है कि दूध की रखवाली आखिर बिल्ली को कैसे छोड़ दिया जाए। जो एक केसरिया और हरी जो पगड़ी लगा के और एक ढोंग के आधार पे जो मोदी जी के जस्ट पीछे बैठे रहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने के लिए और वसुंधरा को डैमेज करने के लिए, ठीक है, जैसा नजर आता है। क्योंकि जहां जहां पे वो जाती है और जहां जहां पे जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, छोटा सा कमेंट करके मैं मुकेश पारी जी के पास जा रहा हूं। आरसी साहब, और रोहितास शर्मा जी, ये जो कुछ हो रहा है ना, पूर्व मंत्री हैं, देखिए विश्वास मानिए आपने बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक की तरह जवाब दिया आरसी साहब, और ये मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि ये जो कुछ वहां हो रहा है ना, उससे आप गुजर चुके हैं और उसके काफी आगे के एपिसोड्स आप फिलहाल देख रहे हैं, तो इसलिए आपकी बात इतनी तथ्यपरक कई बार होती भी है, कई बार नहीं भी होती, लेकिन आज पूरी तरह है। मुकेश पारीक जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश पारीक जी, देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आपकी पार्टी एक मुखी होने की कोशिश कर रही है, आपकी पार्टी संवाद की बात कर रही है, लेकिन यहां पे इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे उसमें यह नजर आ रहा है अर्जुन राम मेघवाल के बयान के बाद कि संवादहीनता तो है। अब आप इसे राजनीतिक विश्लेषण नहीं कह सकते सर, यही तो उसका मीनिंग है ना, और क्या मीनिंग है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है।
ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैसे? कमेटी बनाई है और कमेटी का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि कमेटी किसके लिए बनाई है। तो अब इसमें पार्टी एक मुट्ठी नहीं है, ये कहीं भी साबित नहीं होता है। और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं, तो आप जब पार्टी में काफी संख्या में जब नेतागण आ रहे हैं, तो अगर इसमें कोई कमेटी बनती है और उसमें कमेटी में किस हिसाब से किस क्रमवार नेताओं को ज्वाइन कराना है, किस नेता का कितना बड़ा कद है, उसको किस के हिसाब से लेना है और क्या क्या बातें हैं, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 2023 है। एक बात बताइए ना मुकेश पारीक जी, क्या आप आज कैडर बेस्ड पार्टी बने? आप सदियों से कह रहे हैं ना कि हम कैडर बेस्ड पार्टी हैं। अगर आप कैडर बेस्ड पार्टी हैं तो आपको ये राह आज ही कैसे नजर आ सकती है? ये तो सदियों से होनी चाहिए थी, हर एक वक्त होनी चाहिए थी, बाहर से आने वालों पर भी होनी चाहिए थी। आप आज बात करते हैं कि हम गुणा भाग देखेंगे, प्लस है कि माइनस है। अरे भाई, प्लस माइनस तो आपने क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के वक्त भी देखा होगा? नहीं, आपको पता चला, आपने ले लिया। हेमंत बिस्व शर्मा, आप ही चिल्ला चिल्ला कर बोला करते थे, उसमें क्या प्लस माइनस था? देखिए, मैं आपको फिर वही चीज दोहराऊंगा कि निकट भविष्य में चुनाव है और चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि राजनीतिक पार्टी है, तो सारे राजनीतिक दृष्टिकोण को देखते हुए ये कमेटी का गठन किया। और निश्चित रूप से कमेटी के गठन होने से मेरा ये मानना है कि जो इतनी भारी तादाद में जो नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है। मैं क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूँ मिथिलेश जी, आपके पास आकर एक क्लोजिंग कमेंट ले रहा हूं। देखिए, दो पार्टियां हैं मुख्य तौर पर अपने प्रदेश में, ठीक है, दोनों के ही अंदरूनी मसले हैं और दोनों को ही अपने अंदरूनी मसले खुद अपने निर्णयों के आधार पर सॉल्व करने हैं और उसका जो भी परिणति होगी उन दोनों को ही झेलना है। हम यहां बैठकर एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जहां से हम देख रहे हैं, सत्ता के साथ साथ विपक्ष में भी ऐसी टूट फूट बिरले ही नजर आती है। देखिए स्वप्निल जी, जो विपक्ष में है, सत्ता की जब महक आ जाती है तो महक बहुत खतरनाक होती है। इससे भी ज्यादा सत्ता का नशा होता है और उसमें आदमी अपनी तबाही तक नहीं पहचान पाता। ये सत्ता का नशा होता है, सत्ता की महक। तो बीजेपी में वो महक आ गई है और उसी के चलते अब एक नया गणित केमिकल पैदा हो गया है कि गजेंद्र सिंह शेखावत को रोकने के लिए सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे जी भी एक हो रही है। वो कह रहे हैं हम बाद में निपट लेंगे, तो सतीश पूनिया जी को अरुण चतुर्वेदी बनाने की तैयारी में है। तो ये तमाम तैयारियां बीजेपी में चल रही है और अरुण चतुर्वेदी जी की राह पर ही सतीश पूनिया जी निकल गए हैं। वो अब उनकी फोटो भी लगाने लग गए हैं और कुल मिलाकर अब भाजपा में लड़ाई मुख्यमंत्री चेहरे की शुरू हो चुकी है। लड़ाई अभी दूर है, राज आएगा या नहीं आएगा, वही कांग्रेस में हो रहा है। जी चलिए, शुक्रिया कांग्रेस का और मेरे तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।